हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट। एक सब्जेक्ट था जो हम कर रहे थे। हम एक्चुअली में कर रहे थे जेकेएसएसपी जेई सिविल की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग, हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम टॉपिक्स कर रहे हैं। तो ये टॉपिक्स जो हम कर रहे हैं ये काफ़ी अदर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हमने इसमें देख लिए हैं कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट में। तो इसके हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम इसका 13 पार्ट करेंगे। ठीक है, पार्ट 13। ठीक है, 13 पार्ट में आज हम देखने वाले हैं टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, ऐसे तो आपको पता होगा कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। एक कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी नहीं कह सकते, मतलब एक कंपनी भी हम उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका काम क्या है, ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ए कलेक्शन ऑफ पीपल who are involved in pursuing or practicing defined objectives। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे पीपल जहां मिलके काम करें। ठीक है, कलेक्शन ऑफ पीपल, कलेक्शन ऑफ पीपल मतलब बहुत सारे पीपल जहां पे कलेक्ट हों। हु आर इन्वॉल्व इन परसुइंग, ठीक है, जो इन्वॉल्व हो, मतलब वो जो एक काम को करे, किस काम को, कोई भी काम हो सकता है। परसुइंग और प्रैक्टिसिंग डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, परसुइंग जिसका मतलब प्रैक्टिसिंग भी होता है, प्रैक्टिसिंग डिफाइंड ऑब्जेक्टिव मतलब इसमें कोई भी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, उसको करने के लिए अगर बहुत सारे पीपल्स, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा हुए हैं उस एक काम को करने के लिए, किसी एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, उससे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं मैं बात कर लेता हूँ एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर जो है, जो एजुकेशन है, वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करता हूँ। तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑब्जेक्टिव है वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन किसका ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। उसके बाद हम दूसरी इसमें एग्जांपल ले लें, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी की एग्जांपल ले लें, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वैसे ही आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ले सकते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसका जो गोल होगा, ऑब्जेक्टिव जो होगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसका नाम होता है। जैसे कंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें, कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात करें, तो वो किस में डील करती है, कंस्ट्रक्शन में डील करती है। ठीक है, तो उसका नाम उस हिसाब से रखा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखें, इट कैन बी अंडरस्टूड एज ए सोसाइटी, एज ए सोशल। सोशल का मतलब हो गया आपका सोसाइटी का कॉमन। ठीक है, सिस्टम विच कंप्राइजेस ऑल फॉर्मल, दैट मीन्स ऑफिशियल एंड ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास हम बात करें कि जो सोशल सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास फॉर्मल, दैट मीन्स ह्यूमन रिलेशन भी उसके साथ जो है जुड़ा होता है। ठीक है, ऑफिशियल एंड ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, ऑफिशियल रिलेशन एंड ह्यूमन रिलेशन। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, द ऑर्गेनाइजेशन एनकम्पासेस। एनकम्पासेस का मतलब होता है कंटेन्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कंटेन्स डिवीजन ऑफ वर्क अमंग एम्प्लॉइज and alignment of task toward the ultimate or final goal of the company। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डिविजन्स होती हैं, डिविजन्स ऑफ वर्क होते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमने एजुकेशन की एग्जांपल ली है, तो एजुकेशन में भी डिविजन्स होती है। जैसे मान लो डिफरेंट डिफरेंट आपके ब्रांचेस होंगी, ठीक है, वो डिविजन्स में आ जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स होती हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में डिफरेंट डिफरेंट जो क्वालिफिकेशंस के एम्प्लॉइज हमारे पास होते हैं, और उनको अलाइन किया जाता है। अलाइन का मतलब होता है उनको ऐसे अरेंज किया जाता है, ठीक है, अरेंजमेंट उनकी की जाती है कि जो फाइनल गोल है हमारा, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो जो फाइनल गोल है एजुकेशन का वो हमारा क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
It can also be referred as the second most important managerial decision making function. ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है. ठीक है, मैनेजरल फंक्शन का मतलब होता है, मैनेजरल का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग फंक्शन. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग फंक्शन है ये सेकंड जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग फंक्शन है. दैट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेस. तो यहाँ पे मैंने इसके मीनिंग्स भी यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए ताकि आपको इसमें दिक्कत ना आए कोई. ठीक है, दैट कोऑर्डिनेट्स, दैट मींस ऑर्गेनाइजेस द वर्क ऑफ एम्प्लॉइज, procedures, that means obtains resources and combines the two in pursuance, that means achievement of the company goal. ठीक है, तो इसकी हम बात करें, ये एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है. इसमें क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जो एम्प्लॉइज का वर्क है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको प्रोक्योर करते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको प्रोक्योर करना मतलब ऑब्टेन करना रिसोर्सेज को. रिसोर्सेज मतलब जैसे मान लो एजुकेशनल रिसोर्सेज आपके पास कौन कौन से हो गए, जैसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स आ गए और बुक्स आ गई, वो सारे रिसोर्सेज. एंड कंबाइन द टू, पूरे इनको हम कंबाइन करते हैं और हम कंबाइन करके जो भी हमारी अचीवमेंट है, जो भी हमारा गोल है उसको अचीव करने में वो चीज़ें हमें हेल्प करती है. जैसे कि हम बात करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो इसमें कौन कौन सी हमारे पास रिसोर्सेस हैं जो हेल्प करते हैं हमें अपना गोल फुलफिल करने में. तो सबसे पहले तो हमारे पास जो बुक्स हैं प्रॉपर अमाउंट में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उसके बाद फैकल्टी हो. ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं. तो आप देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई होप आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ में आ गया होगा. फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अब हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोसेस का मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे चलता है. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे. तो ये स्टेप्स जो है फॉलो होते हैं हर एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर में हो गया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई. ठीक है, तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है हमारे पास. तो उन सब के जो है सेम सेम ही स्टेप्स होते हैं. तो हम बात कर लेते हैं स्टेप नंबर 1 की. स्टेप नंबर 1 क्या है, वो है डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज. ठीक है, सबसे पहले तो हमने डिटरमाइन करनी है जो फर्म है. फर्म मतलब जो हमारी कंपनी है, फर्म को हम कंपनी भी बोल सकते हैं. तो जो हमारे पास कंपनी है उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी है उनको सबसे पहले तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं और उनको हम क्लासिफाई कर लेते हैं. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलूंगा, एजुकेशनल सेक्टर की एग्जांपल लेके चलूंगा, जैसे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर लेता हूँ. एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम एजुकेशन को इम्पार्ट करते हैं, मतलब एजुकेशन जो है वो हम क्या करते हैं वहाँ पे एजुकेशन देते हैं बच्चों को. ठीक है, तो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे हम कौन कौन सी एक्टिविटीज का डिटरमाइन करते हैं. एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम डिटरमाइन करते हैं कि एजुकेशन देने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, मटेरियल चाहिए या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग चाहिए, वो हम पहले तो डिटरमाइन कर लेते हैं. उसके बाद हम क्लासिफाई कर लेते हैं, मतलब जो बिल्डिंग वाला पोर्शन है वो एक साइड डाल देते हैं. उसके बाद जो बुक्स वाला पोर्शन है वो अलग साइड डाल देते हैं, जो फैकल्टी है वो उसको अलग साइड डाल देते हैं. ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास डिटर्मिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फर्म्स एक्टिविटीज. ठीक है, सेकंड स्टेप है हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटीज इनटू वर्केबल डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो जो भी हमारे पास एक्टिविटीज हैं, हमने एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर लिया, उसके बाद हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज कौन से ग्रुप में डलेगी. जैसे कि मैं बात करूं, वर्केबल ग्रुप्स का मतलब होता है फिजिबल ग्रुप्स में. जैसे कि मैं बात करूं, अब हमने बुक्स की बात करनी है, तो बुक्स जो है हमें कहाँ पे रखनी है, लाइब्रेरी में रखनी है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें कैसे तैयार करना है, तो वो हम सारी चीजें देख सकते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेप हमारे पास है assignment of authority and responsibility on the departmental executives for undertaking the delegated tasks. ठीक है, delegated task का मतलब होता है assigned task. ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने ग्रुपिंग कर ली, ग्रुप करने के बाद हमने क्या करना है, उनको असाइन कर देना टास्क.
ठीक है। असाइन करने का मतलब क्या होता है, टास्क को असाइन करने का मतलब क्या होता है कि उनको हमने काम बता देना कि कौन से ग्रुप को कौन सा काम करना है। जैसे कि एजुकेशनल सेक्टर की बात करें, जैसे कि हमने एक बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ग्रुप बना दिया, उसमें हमने लेबर्स रिक्रूट करनी है, उनको बता देना कि आपका क्या क्या काम है। लाइब्रेरियन वगैरह उनको बता देना क्या काम करना है। उसके बाद जो फैकल्टी है उनको उनका एक ग्रुप बना देना, उनको बता देना कि आपको क्या काम करना है। तो वैसे ही हमने क्या करना है, असाइन करनी है हमने अथॉरिटी। ठीक है, ग्रुप जो भी ग्रुप्स है उनको अथॉरिटी असाइन करके जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है डिपार्टमेंट में, वो उनको बता के वो अपना जो काम है, जो असाइन टास्क है, ताकि वो कर सकें। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ स्टेप है वो है डेवलपिंग रिलेशनशिप अमंग सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट। ठीक है। एमरिस्ट का मतलब होता है अमंग। ठीक है। तो हमें क्या करना है, डेवलप करना है रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे कि रिलेशनशिप डेवलप करने का मतलब हो गया कि हमें उनके बीच का रिलेशन डेवलप करना है, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में। सुबॉर्डिनेट का मतलब होता है जूनियर। ठीक है। जूनियर और सीनियर के बीच का हमने रिलेशन जो है वो एक बना देना। जैसे कि हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, जैसे कि सबसे पहले तो प्रोफेसर होता है। ठीक है, प्रोफेसर होता है। अगर हम टीचिंग स्टाफ की बात करें, प्रोफेसर, उसके बाद हमारे पास एसोसिएट प्रोफेसर होता है। ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होता है। ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद हमारे पास लेक्चरर होता है। तो वैसे ही हमने क्या करना है, रिलेशनशिप हमने एक जो है डेवलप करना है। ठीक है, किसके बीच में, सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट के बीच में, दैट मीन सुपीरियर और जूनियर के बीच में। सुपीरियर यानी कि प्रोफेसर, उसका जो जूनियर होगा असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर का जूनियर होगा असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका जूनियर होगा लेक्चरर। ठीक है। तो उनके बीच का हमने रिलेशन जो है एक डिफाइन कर लेना है, ताकि उनको अपने वर्क फ्लो का पता चल सके कि किसको कौन सा वर्क करना है। ठीक है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट स्टेप है, फिफ्थ स्टेप, वो है हमारे पास फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर प्रॉपर कंडीशन। ठीक है। तो पॉलिसीज फ्रेम करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये एग्जामिनेशन में ये भी आ सकता है। तो पॉलिसीज को फ्रेम करना है। ठीक है। पॉलिसीज को फ्रेम करने का मतलब होता है प्रॉपर वर्क के लिए पॉलिसीज को फ्रेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब चीजें एक जगह लाने के लिए हमें पॉलिसीज को फ्रेम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बिटवीन द सुपीरियर एंड द सबऑर्डिनेट फॉर एंड क्रिएटिंग स्पेसिफिक लाइंस ऑफ सुपरविजन। ठीक है। मतलब जो भी हमारा सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है, उसके बीच में हमने जो पॉलिसीज हैं फ्रेम करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो पॉलिसीज फ्रेम करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे लेक्चर लेवल का बंदा वो क्या काम करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या करेगा, एसोसिएट प्रोफेसर क्या करेगा, प्रोफेसर क्या करेगा, तो वो सारी पॉलिसीज हमने फ्रेम करनी है, ताकि जो काम जो है इजिली हो पाए। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है। तो अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब होता है कि मान लो जैसे कि हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एजुकेशन सेक्टर की बात की, तो गोल ओरिएंटेड का मतलब हो गया कि उसका जो गोल क्या है एजुकेशन सेक्टर का, कि एजुकेशन प्रोवाइड करना बच्चों को। ठीक है, बच्चों को या किसी को भी एजुकेशन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। तो जैसे कि हमने बात की, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल का मतलब होता है एक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि हमें ये करना है। जैसे कि एजुकेशन सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को इम्पार्ट करना। ठीक है। विच एम्स एट अचीविंग देम। ठीक है, उनका एम होता है कि उसको हमने क्या करना है, अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एम तो होगा ही उसे अचीव करना, क्योंकि अगर वो काम कर रहे हैं किसी एरिया में, तो उनका तो मोटिव होगा कि उसको काम को पूरा करना है। ठीक ठीक है। थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। तो जो भी काम होता है, जो भी ये ओवरऑल वर्क के लिए है, तो ऑर्गेनाइजेशन के वर्क के लिए भी ये है कि जो हमारे पास काम होगा वो कैसे होगा, थ्रू प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जो प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की हेल्प से ये काम होगा। ठीक है। तो प्लानिंग तो आपको पता ही है, प्लान करना क्या होगा, मतलब पहले से ही डिसाइड करना, जैसे जो हमने ऊपर किया वो सारा प्लानिंग में ही आ जाता है। एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, अब मान लो खाली हमने प्लान बनाया ये करना किया, किसी ने नहीं, तो फिर वैसे काम नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग टुगेदर, मतलब सारे एक साथ मिलके काम को, किसी काम को करना। ठीक है, बिटवीन एक्टिविटीज।
इट रिलाइज का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड द सेटअप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डिवीजन ऑफ वर्क पे, कौन से डिवीजन का काम है, और जो हमने अथॉरिटी सेटअप की है जो रिस्पॉन्सिबल है उस काम को करने के लिए, ठीक है, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।